हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं कंप्यूटर साइंस की क्लास चलाता हूँ। आज दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम डिस्कस करेंगे। इसमें कंपोनेंट्स आप एमएस एक्सेल ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू किया जाए। एमएस एक्सेल देखिए दोस्तों, मैं इसके प्रीवियस में एमएस वर्ड कवर कर चुका हूँ। आप प्लीज़ उन वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आइए एमएस एक्सेल में। देखिए एमएस एक्सेल होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपके डाटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन करने, निर्माण तक पहुँचने, ग्राफ, डाटा प्रोफेशन दिखाने वाली रिपोर्ट तैयार करने, व्यवस्थित डाटा को वेब पर पब्लिश करने तथा रियल टाइम डाटा को एक्सेस करने की सुविधा देता है। अब इसमें तो बहुत सारी चीजें लिखती है। आप सिंपल वर्डों में जानिए, जैसे कि एमएस वर्ड किस लिए था, लेटर वगैरह के लिए टाइप करने, अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता था। उसी तरह दोस्तों, मान लीजिए कोई टेबल आपको क्रिएट करना है, ठीक है, कोई आपको मान लीजिए स्कूल में बच्चों की शीट तैयार करना है, ठीक है, इस तरीके के काम को हम एमएस एक्सेल से बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह लिखना है तो एमएस एक्सेल से बहुत अच्छी तरीके से हम उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कैलकुलेशन, कितने रो हैं, कितने इसमें जो है कॉलम है, कितने इसमें स्टूडेंट हैं, सब कैलकुलेशन इसमें बहुत आसानी से हो जाता है। तो अब समझ में आया एमएस एक्सेल क्या है। दूसरा लाइन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1985 में मैक ओएस के लिए एमएस एक्सेल का प्रथम संस्करण बनाया था। किसके लिए दोस्तों? मैक ओएस के लिए, ठीक है, मैक ओएस के लिए पहला जनरेशन लॉन्च किया था। वर्ष 1990 में यह एमएस ऑफिस पैकेज के साथ कंबाइंड हो गया था। मीन्स 1990 में एमएस ऑफिस पैकेज में इसे इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसका प्रयोग अकाउंटिंग पर्पज, लेखा जोखा करने के लिए, ठीक है, अकाउंटिंग पर्पज के लिए गणितीय कार्यों में बजट बनाने तथा बिल बनाने में करते हैं। इसे स्प्रेडशीट भी कहते हैं। एक स्प्रेडशीट मतलब रो और कॉलम से बनी होती है। एक वर्कशीट में कुल 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। देखिए आपको यहां पे मैं बता देता हूं, रो की संख्या कितनी है दोस्तों? 10,48,576। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप नोट कर लीजिए। और कॉलम की दोस्तों, कॉलम की संख्या कितनी है? 16,384, ठीक है। आगे देखिए, वर्कबुक क्या है इसको समझिए। 2 या 2 से अधिक वर्कशीट समूह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्कबुक बोलते हैं। मतलब 2 से ज्यादा जब हमारे पास वर्कशीट समूह हो जाती है तब हम उसे क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट या वर्कशीट बहुत से खानों या सेलों का एक समूह होता है जिन्हें रोज तथा कॉलम्स में व्यवस्थित किया जाता है। रो क्या है? एक्सेल में हॉरिजॉन्टल ब्लॉक को रो कहते हैं। एक्सेल में रो को 1 2 3 से प्रदर्शित किया जाता है। फिर कॉलम को दोस्तों, वर्टिकल ब्लॉक को हम कॉलम कहते हैं, जिसे ABCD। चलिए ये क्या लिखा है हमें नहीं समझ में आया, हम यहां से समझते हैं। हम एक टेबल को ड्रा करते हैं, ठीक है, एक टेबल को हमने ड्रा किया। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा तिरछा हो गए, इसको हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने टेबल देखिए ड्रा किया, ठीक। ये हमारे पास देखिए, ये हमने इसमें इस टेबल में बहुत सारे खाने हमने बना लिया, ठीक।
ये हम बना लिए। अब बताइए दोस्तों, देखिए यहां पे ये सब हैं, ये सब रो होते हैं, समझ में आया? इसको 1 2 3 4 से हम डिनोट करते हैं। और ये क्या है दोस्तों? ये है कॉलम, ये ऊपर लिखा भी है कॉलम, ठीक है, ये है कॉलम। इसे हम ए बी सी डी इस तरीके हम डिनोट करते हैं, चाहे जितना आप बना लीजिए। समझ में आया इतनी बातें? अब आगे चलते हैं। यहां पे एक डायग्राम लगाया हूं, उसको आप देखिए। ये दोस्तों मैं इसके प्रीवियस में भी बताया कि 2007 का ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है, एमएस ऑफिस का। ये यहां पे देखिए दोस्तों ऑफिस बटन होती है, ठीक है, यहाँ पे। और ये सेव के लिए होता है, ये अंडू और रीडू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अंडू रीडू किस लिए होता है? प्रीवियस वीडियो देखिए, जो फिर से कोई वर्ड गलत हो गया है तो उसे हटा दीजिए, या फिर से उसे लाना है तो आप अंडू रीडू का प्रयोग करेंगे। इसे बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और ये सबसे ऊपर क्या होता है दोस्तों? ये होता है टाइटल बार। क्या होता है दोस्तों? टाइटल बार होता है। ये बगल में आपके लिखा भी है, टाइटल बार होता है। यहां पे देखिए एक मिनिमाइज बटन होती है, इसका ये मिनिमाइज बटन होती है, ये मैक्सिमाइज बटन होती है, और एक क्लोज करने की बटन होती है। समझ में आया? ये वाली जो पट्टी लगी है, ये वाली पट्टी को क्या कहेंगे? जिसमें है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलास, डाटा, रिव्यू, व्यू, ठीक है, डेवलपर्स, ये वाले को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिबन टैब्स कहते हैं। तो फिर ये पूरे को क्या कहेंगे? यहां से यहां तक, ठीक है, इसको अगर हम यहां से रिबन टैब्स कह दिए हैं तो ये वाला पोर्शन होता है दोस्तों रिबन, ठीक है। इसी में आपको सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है, जिस भी वो टैब पे वो लगा होता है। जैसे होम पे लगा है तो होम पे कट, कॉपी, पेस्ट, कितना सेलेक्ट करना है, फॉन्ट, ये सब आपको लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, जस्टिफाई, ये सब आपको मिल जाएंगे, बुलेट वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे ये वाला क्या रखा है? ये वाली पट्टी जो लगी है दोस्तों, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। इसे क्या बोले दोस्तों? इसे बोले हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार में हम मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो भी सीट रहेगी दोस्तों उसका नाम रहेगा ये वाला। ये जैसे A1 है तो पहले दोस्तों कॉलम आता है और फिर रो आता है। ये क्या है? ये कॉलम है, ये रो है, अभी अभी बताया। तो इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। तो ये यहाँ छोटा सा लगा है पिन, ये यहाँ माइनस टाइप में, इसे क्या कहते हैं? और इस वाले को क्या कहते हैं? ये वहां से जो जुड़ा होता है इसे बोलते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कंट्रोलर, ये वाला होता है। और इसे बोलते हैं आपका स्क्रॉल बार, ठीक है। इसे हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कंट्रोलर, ये वाले को बता रहा हूं, ध्यान रखना। और इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलेंगे, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये चीज लगा है, इधर से ये खिसकाने का लगा है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्कशीट टैब आपको मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट सीट 1 होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, जो भी आप खोलना चाहें वो। अच्छा, ये नीचे एक पट्टी लगी है, ये यहाँ पे, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है। ये इसी में दोस्तों जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। जूम जैसे माइनस एक तरफ रहता है, एक तरफ प्लस रहता है। माइनस में 10 तक ले जा सकते हो, प्लस में 500 तक आप ले जा सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेल व सेल एड्रेस, अब 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सेल एंड सेल एड्रेस। सेल एक आयताकार क्षेत्र है जिसमें डाटा डाला जाता है। यदि किसी सेल का निर्माण रो संख्या 15 तथा कॉलम संख्या ई से मिलकर होता है तो इस सेल को हम E15 बोलेंगे ना। मैंने बोला पहले कॉलम आएगा बाद में रो आएगा, ध्यान रखने का। E15 को सेल एड्रेस कहा जाता है। समझ में आया सेल एड्रेस? दूसरा देखिए सेल रेफरेंस क्या है।
सेल एड्रेस को ही कभी कभी सेल रेफरेंस कहा जाता है। जब किसी सूत्र में सेल रेफरेंस का उपयोग करते हैं तो उस सेल रेफरेंस में संग्रहित वास्तविक संख्या का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव रेफरेंस। इस प्रकार के रेफरेंस में सेल की स्थिति उस सेल संबंधित रहती है जिसमें फार्मूला है, जैसे A2 BZ3, इस तरीके के। समझ में आया? सेल की स्थिति उस सेल संबंधित रहती है जिसमें कि फार्मूला होता है। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है इसको समझिए। एक एक चीज बहुत अच्छी से इसमें समझना है, ठीक है, तभी आप बाद में जो है टेबल में सीट को जोड़ घटा इस तरीके सब चीज कर सकते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस सेल्स को वर्कशीट में उनकी निर्धारित स्थिति के रूप में दर्शाया जाता है। किसी रेफरेंस को उसके कॉलम लेबल तथा रो नंबर से पूर्व डॉलर चिन्ह लगाकर एब्सोल्यूट बना सकते हैं। यहां पे देखिए हमने क्या बोला, डॉलर लगा के, रो नंबर से पूर्व डॉलर लगा के उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाया। यहां पे देखिए ये डॉलर का चिन्ह होता है, जैसे हमें लिखना था $A, $2, ये देखिए लिख गया। इसे बोलते हैं दोस्तों एब्सोल्यूट रेफरेंस। समझ में आया? अब आगे देखिए मिक्स्ड रेफरेंस क्या है। मिक्स्ड रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस तथा रिलेटिव रेफरेंस दोनों होते हैं। या तो कॉलम को अथवा रो को एब्सोल्यूट रूप में दिखा सकते हैं। अब सेल रेफरेंस क्या है दोस्तों, बदलने के लिए डॉलर चिन्ह टाइप कर सकते हैं अथवा या 4 की दबा सकते हैं। जैसे एक्सेल सेल रेफरेंस टाइप करो, रिलेटिव A1 है, एब्सोल्यूट में क्या है, पहले डॉलर लगा देते हैं। और मिक्स में क्या है दोस्तों, मिक्स को अभी हमने बताया कि मिक्स रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस तथा रिलेटिव रेफरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो डॉलर लगा के जैसे रिलेटिव को ला के रख दो। ठीक है, समझ में आया? जैसे इस तरीके आप रख दो, तो ये क्या है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहा जाएगा। अब MS एक्सेल को प्रारंभ कैसे करना है उसको समझ लीजिए। ठीक है, टू स्टार्ट MS एक्सेल, आप MS एक्सेल को प्रारंभ करने के लिए निम्न में से किसी भी एक विधि का जो है प्रयोग कर सकते हैं। हम तो सिंपल कहते हैं, आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट रख लीजिए, राइट क्लिक करिए और MS एक्सेल में चले जाइए। ठीक है, डबल क्लिक कर दीजिए शॉर्टकट पे, तुरंत खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ का भी विधि जानना होगा क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आ जाएंगे फिर हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए डेस्कटॉप पर उपलब्ध MS एक्सेल के शॉर्टकट पर डबल क्लिक, अभी हमने बोला डबल क्लिक करके इसे प्रारंभ कर सकते हैं। स्टार्ट पे जाओ, ऑल प्रोग्राम पे जाओ, MS ऑफिस पे जाओ, MS ऑफिस एक्सेल पर क्लिक कर दो, ओपन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद रन कमांड पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद रन विंडो में एक्सेल टाइप करके इंटर को दबा कर भी आप MS एक्सेल विंडो को खोल सकते हैं। यहाँ पे MS एक्सेल की विशेषताएं देख लीजिए। फंक्शन का प्रयोग MS एक्सेल में गणना करने हेतु पूर्व में बनाए गए प्रोग्राम है जिनका प्रयोग करके बड़ी संख्या में आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे पावर 2,3 स्क्वायर कितना 16, ये सबको बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा, स्वतः पुनर्गणना कैसे करते हैं। MS एक्सेल में जब किसी सेल के मान पर सूत्र लगाया जाता है, उससे परिणाम प्राप्त होता है, तब किसी सेल में मान बदल दिया जाए तो परिणाम भी बदल जाता है। डाटाबेस समझते हैं। MS एक्सेल में सूचनाओं को सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित रखा जाता है तथा सूचना फिल्टर लगाकर इच्छानुसार प्राप्त की जा सकती है। ग्राफ का प्रयोग देखिए, सारणीबद्ध सूचनाओं को चित्रित रूप में प्रदर्शित करके आसानी से समझने के लिए ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये सब इसमें मिल जाता है दोस्तों, आप यूज करिए। अब चलिए कंपोनेंट आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाइए।
टाइटल बार या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विंडो में सबसे ऊपर एक रिबन पट्टी होती है जो फाइल के नाम तथा जिस सॉफ्टवेयर में फाइल खुली है उस सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देती है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट। समझ में आया? रिबन देखिए, या स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के नीचे एक पट्टी होती है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेशों का एक पैनल कमांड होती है। इन आदेशों के पैनल को एक टैब के साथ जोड़ दिया जाता है। अब टैब देखिए, एमएस एक्सेल में टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। इस मेन्यू बार में लगे हुए बटन को टैब कहते हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा टैब, व्यू टैब आदि। इन टैब्स के साथ कुछ सहायक कमांड भी होती है। स्टेटस बार देखिए, विंडो टास्क बार के ठीक ऊपर और स्क्रीन के बॉटम में जो बार होती है उसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। या जो वर्कशीट करंट टाइम में खुली रहती है उसकी सूचना दिखाता है, जैसे कि पेज नंबर, व्यू शॉर्टकट, जूम स्लाइडर आदि। फार्मूला बार देखिए, यह रिबन के नीचे होता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला नेम बॉक्स जो किसी सेल के रेफरेंस को दिखाता है, तथा दूसरा फार्मूला जिसमें कुछ टाइप करते हैं। इसमें पहले से ही परिभाषित फार्मूला होता है जिसका प्रयोग कैलकुलेशन में किया जाता है, तथा एक्टिव सेल के कंटेंट्स भी इसी में डिस्प्ले होते हैं। जैसे वर्कबुक देख लीजिए आप, वर्कबुक और वर्कशीट। एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक में उपलब्ध स्थान जहां यूजर कार्य करता है उसे वर्कशीट कहते हैं। प्रत्येक वर्कशीट रो और कॉलम से बटी होती है। यहाँ पे देखिए, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ ये पूरा यहाँ से नीचे यहाँ तक, ठीक है। ये है दोस्तों आपका जहां पे आप लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्विक एसेस बार बता चुका हूं। ये एक क्विक एसेस बार हुआ, ये टाइटल बार हुआ दोस्तों, ठीक है। ये ऑफिस बार बटन हुआ और ये नेम बॉक्स हुआ। और यहाँ पे देखिए ये वाला, ये जो छोटा सा लगा है ना, ये सेलेक्ट ऑल बटन पे, यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पे तो नाम बताता है एक्टिव सेल, जैसे ये 1 है, ठीक है। इसके ऊपर ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आता है सेलेक्ट ऑल बटन। अब देखिए ये क्या है आपके, ये रो हेडिंग होती हैं, ये वाली रो हेडिंग होती हैं। और ये यहाँ पे सीट टैब स्क्रॉलिंग बटन होता है, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सीट टैब स्क्रॉलिंग बटन होता है। अब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इसे खोल लीजिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे नीचे बता चुका हूं, ये आपका स्टेटस बार होता है जिसमें जूम इन जूम आउट हो रहता है। यहाँ पे फार्मूला बार होता है, ये वाला टैब फार्मूला बार है। कॉलम हेडिंग्स ये यहाँ पे देखिए दे रखा है, ABCDEFGH, ठीक है। ये वर्कशीट विंडो जो बताना चाह रहे थे, ये है दोस्तों वर्कशीट और विंडो, ठीक है। ये है आपका वर्कशीट विंडो। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो हमने बताया था, ये रिबन है, इतना यही है दोस्तों, यहाँ तक है रिबन, ठीक है। ये है रिबन टैब है ऊपर, जिसमें होम इंसर्ट ये सब रहते हैं। ये दोस्तों है वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये जूम कंट्रोलर बता चुका हूं, ठीक है। और व्यू शॉर्टकट के लिए यह यहाँ पे रहता है बटन, ठीक। समझ में आया इतना? आगे बढ़िए। एक वर्कबुक में डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं जिनका नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 होता है। एक वर्कबुक में न्यूनतम एक वर्कशीट व अधिकतम 255 वर्कशीट हो सकती। कितना? 1 से लेके 255, ठीक है, ध्यान है। प्रत्येक वर्कशीट रो और कॉलम में बटी होती है। प्रत्येक रो एवं कॉलम का एक यूनिक नाम होता है जिसे रो कॉलम हेडिंग या लेबल कहा जाता है। एक वर्कशीट में पुराने वर्जन 2003 तक के अनुसार 256 कॉलम तथा 256 कॉलम तथा 65,536, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है।
65,536 रो होती हैं। कॉलम लेवल ABCD ये सब रहते हैं क्रम में, 4th तक होती हैं। यहाँ पे देखिए नए वर्जन ऑफिस 2007 व इससे आगे के वर्जन में मैंने बता चुका हूँ कॉलम कितने हैं दोस्तों, 16,384 हैं, और जो रो हैं दोस्तों वो कितना है, 10,48,576। याद कर लीजिए कॉलम लेवल ABC के क्रम में XFD तक होती है। रो और कॉलम देख लीजिए, रो समझ गए हैं, कॉलम भी समझ गए हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट रो व कॉलम में बटी होती है। आवश्यकता अनुसार इसे रो और कॉलम व जोड़े या और हटा मतलब जोड़े जा सकते हैं और हटाए या छुपाए भी जा सकते हैं। रो की संख्या है 65,536 व कॉलम की संख्या है 256, 4th तक होती है। रो की हाइट डिफॉल्ट कितनी होती है दोस्तों, 14.4 पॉइंट है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी बहुत पूछा जाता है। और विड्थ डिफॉल्ट है इसकी 8.43 कैरेक्टर होती है। रो की न्यूनतम साइज 0 तथा अधिकतम ऊंचाई जो है 409 पॉइंट होती है। कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई दोस्तों 0 होती है, अधिकतम चौड़ाई 255 कैरेक्टर होती है। रो की ऊंचाई ऑटो फिट करने के लिए रो के अंत में नीचे की ओर माउस से डबल क्लिक करते हैं। कॉलम की चौड़ाई ऑटो फिट करने के लिए कॉलम के राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं तैयारी के पर्पस से बिल्कुल परफेक्ट क्लास है। हाँ, अगर आप मनोरंजन के टाइप में देखना चाहते हैं तो उस टाइप में दोस्तों ये कम अच्छी क्लास है, ये मैं खुद बोलता हूं। लेकिन जो आपको कंटेंट चाहिए, आपको सिलेबस चाहिए, वो दोस्तों पूरा इसमें कवर में कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करना, वर्तमान सेल में रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान सेल में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। रो को शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है, और कॉलम को कंट्रोल प्लस स्पेस बार का, स्पेस बार जो बड़ी सी बटन रहती है, ठीक है, इस तरीके के नीचे बटन रहती है ना कीबोर्ड में, ये वाला होता है स्पेस बार। ठीक, इंसर्ट में आ जाइए। किसी रो या कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद नई रो या कॉलम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस का हम चिन्ह CTRL प्लस, मतलब अब जो प्लस है उसको आप दबा दीजिए, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको अगर हम लिखें तो इस तरीके भी लिख सकते हैं, CTRL प्लस प्लस शॉर्टकट की का आप प्रयोग करिए। ठीक है, डिलीट करना, किसी रो या कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद उसे हटाने के लिए हम CTRL प्लस और माइनस का प्रयोग करेंगे, ये वाला। ठीक है, और हाइड या अनहाइड करने के लिए किसी रो या कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हाइड अनहाइड करने हैं तो निम्न शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। रो को छुपाने के लिए कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग करते हैं, याद रखिए कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग करते हैं। कॉलम को छुपाने के लिए कंट्रोल प्लस 0 का प्रयोग करते हैं, CTRL, ये सब CT हैं, ठीक है, CTRL प्लस 0 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रो अनहाइड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। कॉलम को अनहाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस को दबाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ग्रुप व अनग्रुप करने के लिए रो व कॉलम को ग्रुप करने के लिए शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस प्लस राइट एरो शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। अनग्रुप करने के लिए शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस लेफ्ट एरो शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों सेल में आ जाते हैं। रो एवं कॉलम के प्रतिच्छेद से एक आयताकार बॉक्स बनता है, उसे सेल कहा जाता है। किसी सेल जिसमें डाटा टाइप किया जा रहा हो या वर्तमान में सिलेक्ट हुई सेल को करंट सेल या एक्टिव सेल कहा जाता है। किसी सेल में अधिकतम 255 अक्षर लिखे जा सकते हैं। प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जो कॉलम या रो लेबल से मिलकर बना होता है। जैसे किसी सेल का नाम A8 है तो इसका अर्थ यह है कि यह सेल कॉलम A व रो
एट से मिलकर बना है। समझ में आया? देखिए पहले कॉलम आएगा फिर आपका रो आएगा, ध्यान रखिएगा A8 ऐसे लिखा जाएगा। दो या अधिक सेल को मिलाकर एक बनाने की प्रक्रिया को मर्ज सेल कहते हैं। किसी सेल में डाटा अधिक हो जाने के कारण वह डाटा आगे के सेल के नीचे छुप जाता है, उसे रैप टेस्ट द्वारा पूरा टेस्ट एक साथ दिखाई देता है। आगे देखिए, MS एक्सेल का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है, उनको समझिए कौन कौन से कार्य हैं। डाटाबेस तैयार करना, अकाउंटिंग कार्य हेतु, गणितीय कार्य हेतु, तार्किक कार्य हेतु, ठीक है। डाटा मैनेजमेंट के लिए, चार्ट क्रिएशन के लिए, फिल्टर एवं सॉर्टिंग डाटाबेस के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, बजट तैयार करने के लिए, डाटा फॉर्मेटिंग, ये सब के लिए हम MS एक्सेल का उपयोग करते हैं। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।